कॉनिचिवा एनिमे फैंस, मेरा नाम है शराज और मैं लाया हूँ आपके लिए एनिमे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे अंडररेटेड जेम्स जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना हो। इनमें से शायद किसी एक को आपने देखा भी हो, लेकिन मुझे यकीन है इन सबको आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी लिस्ट। फेम सिर्फ चमक-धमक नहीं, बल्कि एक नाइटमेयर भी बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मास्टरपीस परफेक्ट ब्लू के बारे में। ये एक ऐसी मूवी है जो तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसमें जब कुछ हो रहा है, क्या वो सच है या फिर इल्यूजन, ये सिर्फ सोचते रह जाओगे। इमेजिन करो एक पॉप आइडल जो अपने सिंगिंग करियर को छोड़कर एक एक्ट्रेस बनने का फैसला करती है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो जैसे ही अपनी ये एक्टिंग का करियर स्टार्ट करती है, उसे उसकी खुद की ही रियलिटी पर शक होने लगता है। इसे देखकर ही आपको पता चलेगा कि क्या ये सब जो हो रहा है वो रियल है या सिर्फ उसके दिमाग का एक इल्यूजन। इस मास्टरपीस को सातोशी कौन ने बनाया है, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर की दुनिया में किंग माने जाते हैं। अगर तुमने पेपरिका या टोक्यो गॉडफादर्स देखी है तो तुम्हें पता है कि इनका स्टाइल, इनका एनिमेशन स्टाइल, डायरेक्शन स्टाइल कितना ही यूनिक और अनसेटलिंग है। परफेक्ट ब्लू तुम्हें हर सेकंड में डाउट में डालती है। कैरेक्टर्स का मेंटल ब्रेकडाउन इतना रियल है कि तुम उसको प्रॉपर फील कर सकते हो। क्या सच है क्या झूठ, तुम यही सोचते रहते हो। लेकिन इसी के साथ साथ ये हमें एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज भी देती है। ये मैसेज क्या है, अब ये मूवी देखकर ही पता चलेगा। क्या तुम ये सोच सकते हो कि एक माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि इमोशंस का भी होता है। मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जहाँ पर एक माँ और बेटा एक दूसरे से मिलते हैं, जिनकी एज डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे की पूरी जिंदगी गुजारते हैं। उनमें से माँ अपने बेटे को पैदा होने से लेकर उसके बुजुर्ग होने से लेकर उसकी मौत तक को इमेजिन करती है और एक्सपीरियंस करती है। ये पूरा एक्सपीरियंस उसकी ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी हमें इस पूरी मूवी के थ्रू दिखाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मैक्वा व्हेन द प्रॉमिस्ड फ्लावर ब्लूम की। जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी है वो जानते हैं मैं किस इमोशन की बात कर रहा हूँ। इटर्निटी तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में एक गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को समझना, इसका इस्तेमाल और असल में ये क्या फायदा देता है, ये हमें देखने को मिलता है इस मूवी में। इमोशंस के साथ साथ ये मूवी एक बहुत ही अच्छे प्लॉट को भी कैरी करती है। इस मूवी में जो हमें फैमिली वैल्यूज और सेक्रीफाइसेस दिखाए जाते हैं, हम सभी उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस मूवी को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप एक प्रॉपर पेंटिंग को मूव होता देख रहे हो। हर सीन इतना ही खूबसूरत है। अगर आप भी एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के साथ एक फैंटेसी एनिमे को एंजॉय करना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। ये एनिमे लिखा है मारी ओकादा ने, जिन्होंने हमें द फ्लावर दैट वी सॉ दैट डे और द एंथम ऑफ द हार्ट जैसे तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और ग्रेटेस्ट एनिमे दिए हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं बल्कि कभी कभी डार्क भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फैंटेसी एनिमे के बारे में जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। इसका नाम है अकीरा। ये एक मूवी नहीं, एक रेवोल्यूशन थी। इसने पूरे साइबरपंक स्टाइल और एनिमेशन के इस क्रिएटिविटी को ही चेंज कर दिया। न जाने कितने ही नए कलर पैलेट्स स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए डिजाइन किए गए। इमेजिन करो नियो टोक्यो, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो कि पूरी ही तरह से केओस और क्राइसिस में है। एक ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस जिसकी वजह से करप्शन अपनी पीक पर है, यहाँ तक कि अनलीगली मिलिट्री भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। यहाँ पर हम कुछ बाइकर गैंग्स के मेंबर को देखते हैं इस पूरी सिटी में सरवाइव करते हुए। तभी जब एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट फेल होता है या फिर कहें कि कुछ अलग टर्न लेता है, तो एक पूरी स्टोरी बदल जाती है और हमें इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में इनमें से एक कैरेक्टर को स्पेशल साइकिक पावर मिलती है, जिसकी वजह से इस फोर्स को हम पूरी मूवी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हर किसी को सिर्फ एक ही शख्स की तलाश है और वो है अकीरा। अकीरा कौन है, क्या है, ये मूवी देखकर ही पता चलेगा। कात्सुहिरो ओतोमो ने इसे मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इसके मांगा के भी राइटर हैं। तो आप सोच ही सकते हो उन्होंने क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 1988 के आने की वजह से ये एनिमेशन स्टाइल थोड़ा सा पुराना जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसकी स्टोरी में डीप डाइव करके इनके कैरेक्टर के साथ एक दफा बैठ कर देखते हो तो आप एंड तक बिल्कुल भी वहां से हिलते नहीं। और एंड होने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। जिस किसी ने भी अकीरा देखी है वो जानता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी ब्लेड रनर और दी मैट्रिक्स जैसी ऐसी फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक मूवीज पसंद है तो इसको जरूर चेकआउट करना, ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपको एक ऐसा फोन मिले जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए?
मैं बात कर रहा हूँ एक मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे की जिसका नाम है ईडन ऑफ द ईस्ट। मतलब बॉर्न आइडेंटिटी मीट्स डेथ नोट और साथ में थोड़ा सा स्पाई फैमिली का चार्म। बस यही है आपका ईडन ऑफ द ईस्ट। ये है जापान का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग गेम। कहानी के शुरू में हम साकी मोरिमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अमेरिका में घूमने आई है। अचानक उसकी मुलाकात एक ऐसे यूनिक लड़के से होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक गन और उसका एक स्पेशल फोन है। उसके पास उसके कपड़े तक नहीं है और यहीं से ये कहानी एक ट्विस्ट लेती है। मतलब भाई या तो इस बंदे ने कोई डेर हारा है या फिर इस बंदे को खुद भी नहीं पता कि ये कौन है। इसका नाम अकीरा है। नहीं, ये वो अकीरा नहीं जिसकी बात मैंने पिछली मूवी में की थी। ये एक बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है लेकिन बहुत मजे का है। ये अकीरा अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। इसके पास एक हाई टेक फोन है और जिसमें है 10 बिलियन येन। इसमें से एक आवाज आती है कि तुम एक सेल्समैन हो और तुम्हें जापान को बेचना है। और क्या होगा अगर नहीं बेचा? अगर नहीं बेचा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ से शुरू होती है एक मिस्ट्री थ्रिलर राइड जिसमें दोनों अकीरा और साकी मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असली में अकीरा का पास क्या है, इस फोन के पीछे की हकीकत क्या है और इस बात का क्या मतलब है कि जापान को बेच दो। इस एनिमे के क्रिएटर मास्टरमाइंड केंजी कामियामा है। हाँ भाई, ये वही बंदे हैं जो गोस्ट इन द शेल जैसी स्टोरी लिख चुके हैं। मतलब आईक्यू लेवल के हिसाब से ये स्टोरी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। मिस्ट्री के साथ साथ हमें इस एनिमे में डीप इमोशंस और कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। ये एनिमे इस पूरी दुनिया को एक अलग ही नजर से देखता है। अगर आपको भी इस तरह के फिलोसॉफिकल, इमोशनल और माइंड बेंडिंग एनिमेज में इंटरेस्ट है तो इस सीजन को जरूर चेकआउट करना। नंबर 2 पे है ग्रेट प्रिटेंडर। ये एक कॉन आर्ट एनिमे है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का एनिमे नंबर 2 पर क्या कर रहा है, तो ये इसका कैरेक्टर, इसकी स्टोरी लाइन और प्लॉटिंग इसकी नंबर 2 पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। ये एक हाई क्लास हाइस्ट एनिमे है जो आपकी सोच से भी ज्यादा डीप और डिटेल हाइस्ट को कवर करता है। आपने मनी हाइस्ट तो देखा ही होगा, तो तैयार हो जाओ देखने के लिए द ग्रेट प्रिटेंडर, जो कि मनी हाइस्ट की उन सिचुएशंस को, उन इमोशंस को एक अलग ही लेवल पर आपको यहाँ पर फील कराएगा। तो आपको पता चलेगा कि हाइस्ट की प्लानिंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक कितनी चीजें बीच पर आती हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कॉन आर्टिंग हाइस्ट असल में एक आर्ट है। वहां पर मिलते हैं हम इस दुनिया के सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट से, या फिर कम से कम उसे ऐसा लगता है। ये एनिमे बेसिकली ओशंस 11, कैच मी इफ यू कैन जैसे मूवीज का और जैसे सीजन्स का एक एनिमे वर्जन है। आपको इसमें देखने को मिलेगा वही थ्रिल, वही मिस्ट्री जो आपने लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवीज में देखी है। इसके क्रिएटर विड स्टूडियो हैं। हाँ, ये वही क्रिएटर हैं, वही स्टूडियो हैं जो कि अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट 3 सीजन्स को बना चुके हैं। इस एनिमे में कैरेक्टर्स एक दूसरे पर बार बार ट्रस्ट करेंगे लेकिन बार बार उनका ट्रस्ट ब्रेक होगा। आप ट्रस्ट लव्स पर ही शक करने लगोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि किस कैरेक्टर पर यकीन करना है और किस पर नहीं। इसी के साथ जब ये एनिमे एंड होगा तो आपको एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अकीरा के बारे में तो हमने बात कर ली। अब इमेजिन करो एक ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक दुनिया, लेकिन इसमें इंसान और रोबोट्स दोनों साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि इस दुनिया के मोस्ट एडवांस और डेंजरस रोबोट्स और उनसे जुड़े सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की। ये एनिमे डायरेक्टली हमारे बचपन से जुड़ा है। हमने बचपन में सभी ने ही एस्ट्रो बॉय को जरूर देखा होगा। ये एस्ट्रो बॉय का ही एक डार्क रीमेक है। कई लोगों ने हो सकता है इसे एस्ट्रो बॉय से रिलेट करके ना देखा हो, लेकिन ये एनिमे एक 100-200 IQ लेवल एनिमे है। इस दुनिया को हम एक रोबोट डिटेक्टिव की नजर से देखते हैं जो कि इन्हीं होने वाले मर्डर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। और इन्हें ही सॉल्व करते करते उसे एक ऐसा प्लॉट मिलता है जिसके बारे में उसने खुद भी नहीं सोचा था। उसे खुद के बारे में कुछ ऐसा जानने को मिलता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये एनिमे सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि रोबोट्स के भी मोरल्स पे सवाल उठाता है कि क्या अगर इसी एक इंसान को, एक रोबोट को डिसमेंटल करने की अथॉरिटी है तो क्या एक रोबोट भी इंसान को मार सकता है? क्या हो अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग में ही ऐसा ना डालो और वो फिर भी ऐसा कर दे? मतलब तुम सोचोगे कि एक एक्शन पैक साईफाई एनिमे देखने वाले हो, लेकिन जैसे ही ये एंड होगा भाई साहब खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाओगे। आप खुद से ये बार बार सवाल करोगे कि मैं जिंदा क्यों? अगर आप सब एक मैच्योर, डार्क और डीप स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये आप ही के लिए है। इट इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये थी मेरी लिस्ट एनिमे इंडस्ट्री की मोस्ट 6 अंडररेटेड एनिमे। 3 मूवीज बताई इसमें मैंने और 3 सीजन्स को कवर किया। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी एनिमे मूवी या किसी सीजन को मिस किया है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे जरूर देखूंगा। और अगर मैंने देखा हुआ तो हो सकता है कि अगर आपको पसंद आया तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं या फिर इसी वीडियो के पार्ट 2 में उसको ऐड करूं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अलग एनिमे थ्योरी वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।